हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखते हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के सेट 4 जो कि झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, हम बोलते नहीं तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। ज़्यादा हम बोलते नहीं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। आप लोग स्टूडेंट अगर लाइक नहीं करेंगे, स्टूडेंट टीचर को सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर कौन करेंगे? कॉमेडी वीडियो देखने वाले वो तो ये सब वीडियो देखेंगे, उनको क्या मतलब है? ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें मोटिवेटेड मिलता है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो भारत की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, और इनकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और द्वितीय अध्यक्ष आपका प्रथम अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। दूसरी जो अधिवेशन हुआ था वो 13 दिसंबर को हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। भारतीय संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हुआ करते थे, लेकिन फर्स्ट अधिवेशन के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित नहीं थे, जिसकी अनुपस्थिति में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया था, जिसके लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता। और द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था, द्वितीय बैठक जो हुआ था, सत्र जो चले थे 13 दिसंबर को जो बैठक हुआ था, उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित किया था। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक है, बोल रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार पहला हिस्सा मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान में जोड़ा गया वो संसद द्वारा जोड़ा गया। नहीं, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान का ही हिस्सा था। ठीक है, शुरुआत में हालांकि 7 मौलिक अधिकार रखा गया था, बाद में 6 कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को आपका हटा दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ये अभी क्वेश्चन तुरंत जिक्र किए। वर्तमान में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, शुरुआत में 7 हुआ करता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया और उसे अनुच्छेद 300 का ए में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया? फर्स्ट क्वेश्चन है JDH कोल, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड जेम्स ब्राइट, थर्ड ऑप्शन है ADYC, फोर्थ ऑप्शन है थॉमस हायर। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? थॉमस हायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 नंबर, छोटे मोटे दलों के लिए कौन सा प्रतिनिधि प्रणाली उपयुक्त होती है? यानी छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधि प्रणाली सबसे उपयुक्त माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि हम लोग कौन सा उपयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है व्यावसायिक प्रतिनिधि प्रणाली, ये भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और अल्पसंख्यक प्रतिनिधि प्रणाली। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने का शक्ति है? बोल रहा है कि अगर किसी को कोई मृत्युदंड या कोई भी दंड मिले, यहाँ अपराधी होगा, ठीक है, उसको क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है राज्यपाल, तो थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों को, फोर्थ ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो यह शक्ति किसको प्राप्त है कि वो किसी के मृत्युदंड को क्षमादान कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए जेल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी दोष लगता है, आरोप लगते हैं, तो खुद को क्षमा कर लेगा। मान के चलो किसी राष्ट्रपति के ऊपर लग गया, चलो तो कोई आरोप लग गया, तो बोलेगा रुकी हम अनुच्छेद लगाते हैं आपका कौन सा 72। ठीक है, और उसके तहत वो फिर क्या कर लेते हैं, अपनी अपराध को क्षमा कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में रहते हुए जेल नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ये तो खैर 5 वर्ष का है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल जो है आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनका सही उत्तर हो जाएंगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? लोकसभा का कोई भी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु जरूरी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। थोड़ा सा खांसी ये हमको परेशान कर रहा है, आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कैसे होते हैं? मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। पिछले सेट में देखते हैं तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष को क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है? विधानसभा का गणपूर्ति, विधानसभा किसी का गणपूर्ति मतलब कोरम होता है। ठीक है, अगर कोई भी विधेयक पारित करना होता है तो उस समय क्या होता है कि उसके जितने भी सदस्य हैं, टोटल मान के चलो किसी भी विधानमंडल या विधानसभा में जो भी सदस्य हुआ करते हैं, झारखंड के ही मान लेते हैं कि झारखंड में विधानसभा की सीटें या विधानमंडल की सीटें कितना है? 81। ठीक है, अब झारखंड में कोई विधेयक पारित करना होता है, मान के चलो महिला योजना चल रहा है या फिर कोई दूसरा योजना लाता, तो उसमें अगर वो महिला योजना पारित करता तो उस समय उसकी लगभग जो सदस्य होते हैं 81 का 1/10वां भाग, यानी कि इसको 10 से डिवाइड करते कम से कम 8 से 9 जो है विधायक उपस्थित होना चाहिए उस दिन, तभी आप उस विधेयक को पारित कर सकते हैं। ठीक है, इसी को कोरम कहा जाता है। ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/10वां भाग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में, किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी राज्य में विधानसभा का न्यूनतम संख्या कितना होता है? किसी भी राज्य, छोटा से छोटा भी राज्य है तो वहाँ विधानसभा या विधानमंडल जो की संख्या होता है न्यूनतम कितना होता है? 60। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत करते हैं? क्वेश्चन थोड़ा इसमें कट गया, माफ़ी चाहते हैं। राज्य सरकार को कानूनी मामले में, बोल रहा है कि राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत करते हैं? तो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए कौन अधिकृत करता है? राज्य सरकार को किसी प्रकार का सलाह देना है तो कौन दे सकता है? महाधिवक्ता देंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राज्य सरकार को महाधिवक्ता देंगे। और अच्छा, केंद्र सरकार को, ये तो राज्य सरकार हो गया महाधिवक्ता, अगर केंद्र सरकार को देना है तो किसी प्रकार का कानून सलाह तो कौन देंगे? महान्यायवादी। ठीक है, केंद्र सरकार को कौन देंगे? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय। भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जो है, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग 2 ही न्यायालय कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं और उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा भारतीय संविधान अर्धसंधानात्मक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले सेट में भी देखे थे। किसने कहा था भारतीय संविधान अर्धसंधानात्मक है? केसी विहियर। ठीक है, ये टेस्ट में भी हम ऑफलाइन क्लास में बहुत बार डाले थे। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? ठीक है, ये जो मॉडल सेट में आपका आंसर दे रखा है ना, पहले का ये आंसर दे रखा है 97। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? 97, लेकिन वर्तमान में इसका जो है 100 के आसपास समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची का क्वेश्चन पूछा है, माफी चाहते हैं। इनका जो है ना, एक सेकेंड, ठीक है, इनका जो है आपका समवर्ती सूची में जो है 47 इसका सही उत्तर दे रखे हैं। ठीक है, ये जो है आपका वर्तमान में 52 है। ठीक है, 52 के आसपास हैं। हम संध सूची को पहले समझ लिए थे। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? अभी लगभग 52 के आसपास हैं। ये 57, अगर 52 ऑप्शन रहे तो आप लोग 52 ही मारेंगे। ठीक है, वर्तमान में कितने समवर्ती सूची में विषय रखा गया है? 52 विषय को रखा गया है। ठीक, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह उदाहरण है। बोल रहा है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है। किसकी उदाहरण है? संघवाद की,
लोकतांत्रिक विकेंद्रण की, प्रशासनिक प्रयोजन की, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। इनका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है। बोल रहा कि भारतीय संविधान जो है भारत को वर्णित करता है। भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? क्या भारत एक अर्ध संघ है, भारत एक संघ है, भारत एक सहकारी संघ है, या फिर भारत एक राज्यों का संघ है? भारत कैसा संघ है? राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत में राज्य हैं तो किनके संघ है? भारत राज्यों का संघ हुआ करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बोल रहा भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कैसी है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कैसी है? सरल है, कठोर है, बहुत कठोर है, सरल एवं कठोर दोनों है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दोनों तरफ से है, सरल भी है और कठोर भी है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के सरल प्रक्रिया अपनाया गया, कुछ चीज़ों को लेकर के कठिन प्रक्रिया भी अपनाया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, किनका कथन है यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला जाए तो क्रांति हो जाएगी? यहाँ पे क्रांति लिखा हुआ है। ठीक है, किनका कथन है कि समय के साथ जो है संविधान को नहीं बदला जाएगा तो क्या हो जाएंगे? क्रांति हो जाएगी। ठीक है, ये किनका कथन है? A.V. डायसी का है, लॉर्ड टी.वी. मैकाले का है, W.C. मुनरो का है, N.A. पाकलीकला का है। तो ये किनका कथन है? ये आपका सही उत्तर हो जाएंगे लॉर्ड टी.वी. मैकाले का है। ठीक है, टी.वी. मैकाले का कथन है कि यदि समय के साथ संविधान न बदला जाए तो क्रांति हो जाएगी। किनका कथन है? ये मैकाले का। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट 21, हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? हॉब्स यानी कि कैसी है? राजनेता थे, राजनीतिक दार्शनिक थे, संगीतज्ञ थे, खिलाड़ी थे। तो हॉब्स जो है, हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो है खिलाड़ी नहीं होंगे, संगीतज्ञ नहीं होंगे। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन बच जाता है, एक राजनेता, दूसरा राजनीतिक दार्शनिक। ठीक, तो ये राजनीतिक दार्शनिक थे हॉब्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इनमें से कौन राजनेता नहीं है? जे रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, यानी कि कौन राजनेता नहीं बने थे? तो इसमें सही उत्तर क्या देंगे? कोई भी इसमें राजनेता नहीं थे। हालांकि महात्मा गांधी ने राजनीतिक काम किए थे, लेकिन वो कभी भी किसी पद को लेकर राजनेता नहीं बने थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं है? बोल रहा है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर में कौन नहीं है? स्वतंत्रता के जो है सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर में जो है कौन नहीं? जॉन लॉक, रूसो, जेरमी, ये सब सारे व्यक्ति जो थे स्वतंत्रता के पक्षधर में नहीं थे। ठीक है, कौन कौन? जॉन लॉक भी नहीं थे, रूसो भी नहीं थे, ये सब लोग जो थे स्वतंत्रता के पक्षधर में नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से किनका कथन है कि मनुष्य जन्म से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ। ये सब क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में भी पूछा जाता है, इसलिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ। ये किनका कथन है? ये जे रूसो का था। ठीक है, जे रूसो का, जिन जैक्स रूसो कहा जाता था। अच्छा, इनका एक बुक हुआ करता था। ठीक, उसी बुक में इन्होंने लिखा था। इनका बुक का नाम क्या था? पिछले क्लास में भी हम जिक्र किए थे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इनके बुक का नाम क्या था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये बुक कब प्रकाशित किया गया था? 1772 ईस्वी में। अच्छा, रूसो का जन्म कहाँ पे हुआ था? रूसो का जन्म जो हुआ था वो स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर। बोल रहा नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारण। ये सब क्वेश्चन 8 में भी था, ये वाला क्वेश्चन। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारण है। बोल रहा कि नारीवाद जो विचारधारा के लोग हैं उनके कारण जो स्त्री और पुरुष में असमानता, भेदभाव दिखाया जाता है, वो किस कारण है? ठीक है, तो उनके अनुसार क्या है? पितृसत्ता। ठीक है, यानी कि पितृसत्ता की वजह से जो है ना स्त्री और पुरुष में भेदभाव देखा जाता है। किसके अनुसार? नारीवाद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी के समान राजनीतिक अधिकार,
सभी के समान आर्थिक अधिकार, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। यानी कि बोल रहा है जाति, रंग, धर्म, लिंग यानी महिला और पुरुष में जो भेदभाव होता है इत्यादि के आधारित पर विशेषाधिकार की जो समाप्ति की बातें किया जाता है, यानी किसी प्रकार का भेदभाव न हो, सामाजिक न्याय का वास्तविक तात्पर्य क्या होंगे, यही सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चलिए 3 ही क्वेश्चन एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। 27 है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखा था? जॉन रॉल्स ने लिखा था, R.H. टोनी ने लिखा था, या फिर J.S. मिल ने लिखा था, फिर L.T. हॉब्स ने लिखा था। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखा था? जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, ये पुस्तक कब लिखा था? 1971 में। जॉन रॉल्स अमेरिका के थे और ये पुस्तक 1971 में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिनका अर्थ क्या है? बोल रहा है कि जस्टिस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के जस से बना है, जिनका अर्थ क्या है? फैसला, न्याय, बंधन या बांधना या फिर निर्णय। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में बहुत आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जस्टिस शब्द जो है लैटिन भाषा का जस्ट, क्योंकि जस्टिस से ही न्याय का मतलब न्यायाधीश को भी जस्टिस कहा जाता है। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग फैसला न्याय नहीं मार देना, बांधना या बंधन होता है। ठीक है, जस्ट शब्द का सही अर्थ क्या होता है? बांधना या बंधन। आधिकारिक व्यक्ति की स्थिति होती है। नेक्स्ट 29 नंबर, आधिकारिक व्यक्ति की स्थिति होती है यानी कि अधिकारहीन बोल रहा है। अधिकारहीन यानी जिसके पास कोई अधिकार ही नहीं, वो कैसा होता है? मालिक। अरे भाई जब अधिकार ही नहीं तो मालिक कहाँ से रहेगा? गुलाम। मन चला तो बोलते हैं उस बच्चे को जो मतलब उदन फुदन करते रहता है, पागल भी नहीं होंगे। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये तो ऑप्शन से ही पता चल गया, सही उत्तर क्या हो गया? गुलाम। चलिए देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की ओर। भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया। ये भी बहुत अच्छा कथन है। बोल रहा है भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया। यह कथन अधिकार के किस सिद्धांत पर लागू होता है? ओ ऐसा क्वेश्चन है। भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया, कथन अधिकार के किस सिद्धांत पर लागू होता है? कानूनी सिद्धांत नहीं भाई, कानूनी सिद्धांत तो नहीं होगा, कानूनी सिद्धांत नहीं होगा। ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत, आदर्शवादी। यह कथन बोल रहा है आदर्श तो नहीं होगा, आदर्श स्थापित नहीं, मार्क्सवादी, प्राकृतिक। भगवान तो इसको आप सही मान सकते हैं, प्राकृतिक सिद्धांत सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किनका कथन है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? ये किनका कथन है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो प्राकृतिक अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 31 है। ये किनका कथन था? थॉमस हॉब्स का कथन था कि संपत्ति का जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी नागरिकता है? ये इसमें सेट में दे रखा है दोहरी, जो कि दोहरी नागरिकता भारत में नहीं। भारत में कैसी नागरिकता है? एक हरी नागरिकता है। ठीक है, भारत में पूरे भारत में जाओ केवल एक ही नागरिकता होता है, ना कि राज्य का अलग केंद्र का अलग, ऐसा नहीं है। भारत में केवल एक ही नागरिकता है। ठीक है, आप किसी दूसरे स्टेट में जाओ उसके लिए वीज़ा बनाना जरूरत नहीं पड़ता है। अब पूरे भारत में जो है आराम से भ्रमण कर सकते हैं। झारखंड से बिहार, बिहार से कहीं भी, बिहार से अन्य स्टेट या फिर झारखंड से केरल, कहीं भी मतलब लोग आवागमन कर सकते हैं। उसको नागरिकता की ज़रूरत नहीं है, फिर उसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अरे बार ये क्या आ जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 है देशद्रोही को, लो इस जगह क्या लिखा था? देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे वंचित लिखा हुआ है, देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है। जो देशद्रोही होते हैं उसको किस काम से वंचित किया जा सकता है? पढ़ने से। अरे पढ़ने से वंचित करेगा, छुप छाप के पढ़ लेगा। वो धर्म मानने से किसी को वंचित करेगा तो वो भी क्या करेगा? बने मन बजरंग बली का नाम लेगा, जय बाबा बजरंग बली। खाना पकाने से, खाना तो जंगलों में पका लेगा। तो इसका सही उत्तर क्या देंगे? ऑप्शन से आप जान सकते हो, उसको नागरिकता से वंचित कर देगा। अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही है तो उसको क्या करेगा? नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो किसी कोई भारतीय व्यक्ति है, पता चला कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, तो उसको भारत का नागरिकता उसका क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन यहीं तक है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34, किस भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्व का शत्रु माना है? बोल रहा किस भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्व का शत्रु माना है? फर्स्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, थर्ड ऑप्शन है महर्षि दयानंद सरस्वती, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, तो इनका जो सही उत्तर हो जाएंगे किस भारतीय चिंतक राष्ट्रवाद को विश्व बंधु का शत्रु? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किसने माना था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन है वो कब हुए थे? 25 दिसंबर 1991 को। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही? धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है किसी भी धर्म में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, और न ही धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव करना, उसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राज्य चर्च के अधीन होगा। नहीं भाई, क्यों होगा? राज का कोई विशेष धर्म होगा? नहीं, क्यों होगा? धर्म होगा तो फिर वो धर्मनिरपेक्ष ही नहीं कहलाएगा। थर्ड ऑप्शन है धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा समय, क्या है फोर्थ ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन है धर्म और राजनीतिक पृथक होगा। धर्मनिरपेक्षवाद क्या है? धर्म के आधार पर। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन थोड़ा ये गलत दे दिए हैं। ऑप्शन नंबर का सी सही दे रखा है, लेकिन धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव यहाँ पे हो जाएगा नहीं होना। ठीक है, ना होना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित है? यानी कि धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित है? ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट ऑप्शन है आतंकवाद, सेकंड ऑप्शन है विज्ञानवाद, थर्ड ऑप्शन है मानववाद, फोर्थ ऑप्शन है ए और सी, यानी कि आतंकवाद और मानववाद। धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित है? अरे भाई ये क्या हो जाएगा? इनका उत्तर आपका सही अगर मैं मारूँ तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही दे रखा है। ठीक, लेकिन मेरे अनुसार जो है ये मानववाद सही उत्तर होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी रणनीति उचित नहीं है? बोल रहा कि शांति को बनाए रखने हेतु कौन सा रणनीति जो है उचित नहीं है, जो अच्छा नहीं है। ठीक है, पहला है सत्ता का संतुलन। हाँ भाई, सत्ता का संतुलन रहेगा तो शांति बना हुआ रहेगा। दूसरा है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। थर्ड है सामूहिक सुरक्षा। फोर्थ है युद्ध की त्याग की संधि। अगर युद्ध को त्याग की संधि करेगा तो ये भी क्या होगा? शांति बनाए रखेगा। सत्ता का संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, इसमें तो सभी लग रहा है कि जो है शांति का रणनीति है। इसमें उत्तर आपका दे रखा है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, पता नहीं क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 और 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है निशस्त्रीकरण का ध्येय क्या है? यानी कि निशस्त्रीकरण का ध्येय क्या है? शस्त्र का प्रयोग नहीं करना। बिल्कुल नहीं भाई, शस्त्र का प्रयोग नहीं करना निशस्त्रीकरण नहीं है। ठीक है, आवश्यक सीमा तक शस्त्रों की कटौती, शस्त्र का अभाव, शस्त्र बेचने पर प्रतिबंध। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या? आवश्यक सीमा तक शस्त्रों की कटौती। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर ही आप शस्त्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को देखे और अभी तक आप लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देंगे भाई। ठीक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास आ सके नोटिफिकेशन और आप वीडियो को देख सके। ठीक है, आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक है, अच्छे से वीडियो को देखेंगे, एक बार नहीं तो 2 बार देख लेंगे। ठीक, भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? ये तो आसान क्वेश्चन है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? विकासशील देशों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ठीक है।